नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पॉलिटी की क्लास में। दोस्तों, संविधान में हमने बेसिक जो है आपका संविधान का बेसिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ लिया था। हमने संविधान सभा, संविधान समिति, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। संविधान के सभी भाग हो गए हैं, संविधान के सभी शेड्यूल्स हो गए हैं, यानी कि अनुसूचियाँ हो गई हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में संविधान के भाग 1 और भाग 2 के बारे में बात कर ली है। आज हमें बात करनी है संविधान के भाग 3 के बारे में। संविधान का जो आपका भाग 2 था उसमें हमने पढ़ा था नागरिकता के बारे में, कि कैसे हमें अपने भारत देश की नागरिकता मिल सकती है और कैसे हमसे हमारे भारत देश की नागरिकता छीनी जा सकती है। ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके देश की नागरिकता आपसे जा भी सकती है। तो इन सारी पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें बात करनी है संविधान के भाग 3 के बारे में। भाग 3 जो है आपका, जो कि बात करता है बेसिकली मूल अधिकारों के बारे में। किसके बारे में बात करता है? तो संविधान का भाग 3 जो है वो बात करता है मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमने जब अपने भाग 2 की बात की थी तो वहीं पर बात हुई थी लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की, जिसको गठित किया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, जो कि गठित की गई थी सन 2003 में। लक्ष्मी दिख रहा है, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 2003, इसके बारे में हमने बात की थी। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी क्या कहती है कि अगर जैसे कि हमारे देश की नागरिकता, एक कंडीशन थी कि अगर हम किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो हमें हमारे अपने देश की नागरिकता खो देनी पड़ती है। पर 16 ऐसे देश भी हैं, टोटल 16 ऐसे देश हैं जहां की नागरिकता अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमसे हमारे देश की जो नागरिकता है वो नहीं छीनी जाती है। तो 16 ऐसे देश, अब उसमें से कुछ एक आध देश हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आप यूके की नागरिकता ले लीजिए, कनाडा की नागरिकता ले लीजिए, न्यूजीलैंड की नागरिकता ले लीजिए, न्यूजीलैंड एसेट्रा, इतने देशों की नागरिकता, मतलब टोटल 16, जिनमें से 1-2 ये है आपके यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा। अगर इन देशों की आप नागरिकता लेते हैं तो आपसे आपके देश की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इतनी बात हमने अपनी पिछली क्लासेस में कर ली थी। आज हमें बात करनी है संविधान के भाग 3 के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? तो हमें बात करनी है संविधान के भाग 3 के बारे में। क्या कहता है संविधान का भाग 3? भाग 3 जो है आपका बात करता है आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक की बात हुई है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक की बात हुई है संविधान के भाग 3 में। अब आर्टिकल 12 से 35 तक की बात हुई है, ये तो ठीक है। कुछ और बातें जान लेते हैं संविधान के भाग 3 के बारे में। तो जो आपका जो संविधान का भाग 3 है ये चैलेंजेबल है कोर्ट में, यानी कि वाद योग्य है। क्या है? चैलेंजेबल है कोर्ट में। आप जाके अगर आपको लगता है कि आपके मूल अधिकारों का कहीं पे हनन हो रहा है तो आप जाके कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, और अगर कोर्ट ये मानती है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो जो भी संस्था जिसके द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ होगा उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। देखिए, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है ये। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स आपके मूल अधिकार हैं। तो क्या हुआ कि ये चैलेंजेबल है कोर्ट में, और साथ ही साथ एक बात और है कि ये सस्पेंडेबल है ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या है? सस्पेंडेबल है ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर देश में कभी ऐसे हालात पैदा होते हैं कि इमरजेंसी लागू हो जाती है तो इमरजेंसी के हालातों में क्या होगा कि आपके जो मूल अधिकार, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कैंसिल हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। आप तब अपने मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सस्पेंडेबल है ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंडेबल
ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये रही कुछ बातें बेसिकली जो आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बेसिक में जानना चाहिए था। हमें पढ़ना है, हमने आर्टिकल 11 तक पढ़ लिया था। भाग 3 में हमें पढ़ना क्या है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमें पढ़ना है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स। तो हमें शुरुआत करनी होगी आर्टिकल 12 से। कहां से शुरुआत करनी है हमें, तो हमें शुरुआत करनी है आर्टिकल 12 से। देखिए आर्टिकल 12 के बारे में हम बात करें तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 12 जो है इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्या है राज्य की परिभाषा, देखिए पहले देख लीजिएगा आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। राज्य की परिभाषा में क्या क्या बताया गया है कि संसद, विधानमंडल, संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक, संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक, संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक तथा वित्तीय सहायता प्राप्त, वित्तीय सहायता प्राप्त मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कि जिनको गवर्नमेंट एड देती है, मतलब पैसा गवर्नमेंट के पास से आता है। भले ही वो प्राइवेट, जैसे कुछ एनजीओज होती हैं जो कि प्राइवेटली लोग रन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं कि कुछ साल तक उसको रन करते हैं, फिर उसको करा देते हैं, गवर्नमेंट एडेड करा देते हैं। मतलब कि अब वहां का जो फंड आएगा वो गवर्नमेंट कुछ फंड अलॉट करती है कि वो लोग समाज के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। तो ये हो गई आपकी। तथा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों, वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों की बात है, की बात की गई है, की बात की गई है। तो किसकी किसकी बात की गई है, संसद की बात की गई है, विधानमंडल की बात की गई है, संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक संस्थाओं तथा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं की बात की गई है आपके आर्टिकल नंबर 12 में। अब चूंकि राज्य की परिभाषा है तो राज्य, किसी राज्य के निर्माण के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं, किसी राज्य के निर्माण के लिए कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जिनका होना एक राज्य के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उन सभी चीजों के बारे में भी इसी आर्टिकल में बात की गई है। तो किसके अनुसार, प्रोफेसर गार्नर के हिसाब से, प्रोफेसर गार्नर ने 4 तत्व बताए हैं, 4 तत्व बताए हैं राज्य के निर्माण के लिए, राज्य के लिए कि अगर हमें एक नया राज्य चाहिए तो हमें कौन कौन सी 4 चीजों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी वो 4 चीजें हैं जिनका होना बहुत जरूरी है किसी राज्य के निर्माण के लिए। तो देखिए आप बताइए, सबसे पहले तो आप ही से शुरू करते हैं। आप बताएंगे कि हमें कौन कौन सी वो 4 चीजें हैं जिनकी बेसिकली आवश्यकता होती है किसी राज्य के निर्माण के लिए। देखिए सबसे पहले क्या जरूरी है, खुद से समझिएगा, एक बेसिक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहलाने के लिए सबसे पहले कौन जरूरी है, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है हम और आप, यानी कि जनसंख्या। किसी राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो किसी राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहले जो होना चाहिए वो है आपका जनसंख्या। क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या हो गई। अब आपके पास एक सीमित क्षेत्र होना चाहिए कि हाँ इतना एरिया जो है, भाई आपका क्या है, उत्तर प्रदेश ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और नीचे लाके खत्म करते हैं, पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सिर्फ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का क्या है, एक सीमित सीमा क्षेत्र है। अगर आप यही यूपी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आप किसी और राज्य में प्रवेश करते हैं, डिपेंड करता है आप किस दिशा में। पता चला आप यूपी से मध्य प्रदेश घुस गए, राजस्थान घुस गए, कहीं भी घुस गए, उत्तराखंड चले गए आप, तो क्या कहेंगे आप,
कि आप उत्तराखंड में हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो यानी कि क्या वो एक सीमित भूमि क्षेत्र है, सिर्फ उतने में जब तक हम रहते हैं तब तक हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या हो गया, किसी राज्य के निर्माण के लिए पहले हम और आप यहां रहते हैं, तो जनसंख्या हो गई। दूसरी चीज जो हम यहां पर हमें चाहिए होगी वो होगी एक सीमित भूमि क्षेत्र। दूसरी चीज क्या मिल गई हमें, सीमित या निश्चित। सीमित लिख सकते हैं, निश्चित लिख सकते हैं, सीमित या निश्चित भूमि क्षेत्र होना चाहिए, मतलब एक डेफिनेट पीस ऑफ लैंड होनी चाहिए। अगर हमें निश्चित भूखंड कह सकते हैं, सीमित भूमि क्षेत्र, निश्चित भूखंड या निश्चित भूमि क्षेत्र, दो चीजें हो गई। अब यहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमें पीने की व्यवस्था चाहिए, हमें जो अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उन सब को रखने के लिए, उन सब को मेंटेन करने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन मेंटेन करेगा, हम और आप तो करने जा नहीं रहे, क्योंकि आपको सबके पास अपना अपना काम है। तो उसको चलाने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने यहां पर एक सरकार का गठन कर रखा है। हमें तीसरी चीज कौन सी मिल गई, सरकार होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सीमित भूमि क्षेत्र होना चाहिए, और हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक सरकार चाहिए होती है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो चौथी चीज जो हमें चाहिए होती है वो होती है संप्रभुता होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता को हम लोग कह सकते हैं सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता के साथ साथ क्या होना चाहिए, सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। संप्रभुता के साथ साथ सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई आपके किसी राज्य के निर्माण के लिए। हमें जनसंख्या चाहिए, हमें सीमित भूमि क्षेत्र चाहिए, हमें सरकार चाहिए, हमें संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च शक्ति। तो ये रहा आपका आर्टिकल 12। क्या हुआ, ये रहा आपका आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हो गया आपका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 12 के बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 की, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 की, क्योंकि इसी के साथ बहुत जरूरी है वो। आर्टिकल 13 सिंपल सी बात कहता है आर्टिकल 13, जो मैंने आपको पहले ही बातों बातों में बता दिया कि ऐसी कोई भी विधि, मतलब विधि मतलब रूल रेगुलेशन, जो नियम कायदे कानून बनते हैं तो वो होता है आपका विधि। ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी विधि मान्य नहीं होगी, ऐसी कोई भी विधि मान्य नहीं होगी। क्या है, ऐसी कोई भी विधि मान्य नहीं होगी जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो। मतलब ऐसा कोई भी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन या पॉलिसी नहीं बना सकती है कि जिसके द्वारा हमारे और आपके मूल अधिकारों का हनन हो, वो मान्य ही नहीं होगी। तो ये रही बात कि ऐसी कोई भी विधि मान्य नहीं होगी जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 14 की तरफ। यहां से शुरू होता है आपके बेसिकली जो इंपॉर्टेंट मूल अधिकार हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए ये हो गया आपका, इसको हटा देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की, ठीक है। थोड़ा तेजी के साथ हम लोग को आर्टिकल पढ़ना होगा, इतने ढेर सारे आर्टिकल्स हैं कि हालांकि सारे आर्टिकल्स की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही आसान है, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको सबको समझ में आ जाएगा।
याद करना पड़ेगा आपको इन सभी चीजों को, क्योंकि बेसिक जो आपके स्टार्टिंग के जो आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चंस यहां से बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। आपके डीपीएसपी से क्वेश्चंस आते हैं, आपके आर्टिकल 21 से राइट टू एजुकेशन, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपके स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं आपके राइट्स की। तो आपका जो आर्टिकल समानता का अधिकार जो है, हम सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार की। समानता, समानता नहीं, समानता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अब समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी, तो आर्टिकल नंबर 14 टू 18, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक टोटल जो हमने बात की है, वो बात की है समानता का अधिकार की। कहां कहां पर आपको समानता इंश्योर करने की जरूरत है, कहां कहां पर हमें समानता मिलनी चाहिए, समानता। चलिए, तो इसमें सबसे पहले चूंकि आर्टिकल 14 से 18 तक हमें पढ़ना है, तो क्या बात करता है आर्टिकल 14, आइए देख लेते हैं। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष हम सभी समान हैं, चाहे हम हो या अंबानी जी हो। चोरी कोई भी करेगा तो सजा बराबर मिलेगी दोनों लोगों को। ये नहीं है कि अंबानी ने चोरी की तो 2 साल की सजा और हमने चोरी की तो उम्र कैद या फांसी। तो विधि के समक्ष समानता है, कोई भी हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उत्तर प्रदेश में जन्म लिया हो या राजस्थान में जन्म लिया हो, चोरी की सजा हमारे यहां एक ही है। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून है, वो सभी जगह के लिए बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए हमारे यहां क्या है, विधि के समक्ष सबको समानता दी गई है। विधि के समान संरक्षण भी दिया गया है हमें। मतलब हमको अपने आप को, जैसे मान लीजिए चोरी का इल्जाम लगता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की है, तो हम सबको बराबर बचाव का अधिकार भी दिया गया है कि हम अपने आप को साबित करें कि हाँ हमने ये गलती नहीं की है, हमारे ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं वो फेक है। तो इस चीज का, आप भले ही अमीर हो गरीब हो, अमीर होता है महंगे से महंगे वकील के पास जाता है जो बहुत ही अच्छे से उसकी बात को रखता है, नहीं अगर वो कर पाता है, आप व्यक्ति गरीब है, तो हमारे देश में सरकारी वकील का प्रावधान किया गया है कि आपको सरकारी वकील गवर्नमेंट मुहैया कराती है, आपको एक पैसा नहीं। बस आप अपनी बात रखिए और अपने जुर्म को साबित होने से बचिए कि हाँ मैंने ये चीज नहीं किया है। तो इसीलिए विधि के समान संरक्षण हम सबको दिया गया है। तो इन दोनों चीजों से हमें क्या पता चलता है, अगर विधि के समक्ष समानता है और सबको विधि से बचने के लिए विधि के समान संरक्षण की अगर अवसर दिया गया है, तो इससे हमें क्या बात पता चली कि कानून जो बना है, कानून जो है वो सभी के लिए समान है। कानून सभी के लिए समान है। क्या है? कानून सभी के लिए समान है। ये नहीं कि किसी के लिए कोई कानून है और किसी के लिए कोई कानून है। हालांकि इसमें एक अपवाद पाया जाता है। आप हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, अपवाद जरूर पढ़ना पड़ेगा। और अब पढ़िए पॉलिटी का अपवाद। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है कि हमें विधि के समक्ष हमको समानता दी गई है, विधि के समान संरक्षण दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपको सजा होगी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? आर्टिकल 361 जो है हमारा, आर्टिकल 361 ये क्या कहता है कि कुछ लोगों को छूट दे देता है। इससे किससे? समानता से। छूट क्या दे देता है? अब ऐसा नहीं है कि उनको गलती करेंगे तो जल्दी उठा के ले आएंगे, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहां। जल्दी उठाने वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहां। क्या सिस्टम है? देर से उठाने का। जैसे कि आर्टिकल जो 361 है ये क्या कहता है कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के राज्यपाल कोई भी जुर्म, कोई भी क्राइम करते हैं तो किसी भी पुलिस, किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि उनको डायरेक्ट जाए, एक अरेस्ट वारंट लिया और गए और उठा लाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उनमें क्या होता है, उनके लिए एक अलग प्रावधान है। उनके लिए एक अपवाद यह है कि जब तक भी वो अपने पद पे बने हुए हैं, जब तक वे अपने पद पे बने हुए हैं, तब तक उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
जैसे मान लीजिए हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने कोई जुर्म कर डाला, उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया। अब वो चूंकि है देश के राष्ट्रपति, और देश का राष्ट्रपति होता है, वो होता है सर्वोच्च नागरिक, ठीक है। अब हम अपने सर्वोच्च नागरिक को ऐसे नहीं उठा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पूरी कानूनी एक प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, इंपीचमेंट लाना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटाना पड़ेगा, उनके पद से हटने के बाद ही हम जाकर उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अपवाद। नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा कि क्या थोड़ा सा चेंज है यहां पे। आर्टिकल 361 क्या कहता है, आर्टिकल 361 जरा इसको देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है कानून से। राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है, यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है। तो ये हो गई बात आपके आर्टिकल नंबर 14 की और उसके अपवाद की। चलिए आर्टिकल 15 हम लोग देख लेते हैं। समानता का अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, वही जो आप बचपन से समानता का मतलब हम लोग यही समझते आए हैं, धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर, और जो जो चीजें आप लोग इसमें ऐड कर सकें ऐड कर लीजिएगा, मतलब किसी भी प्रकार से आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह है आपका आर्टिकल नंबर 15। तो ये हो गया आपका 14, फिर आपका हो गया 15। एक आपने अपवाद पढ़ लिया आर्टिकल 361। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16 की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं आर्टिकल 16 की। तो लोक नियोजन में समानता की बात करता है आर्टिकल 16। लोक नियोजन, अच्छा बहुत ही कठिन टर्म लग रहा होगा लोक नियोजन की क्या आ गया, ये काहे की ये वाली समानता तो हमको मिली नहीं। सब लोग परेशान हो गए होंगे जैसे सब सुनते हैं लोक नियोजन में समानता, क्योंकि अभी तक समझ में आ रहा था कि विधि के समक्ष समानता है, फिर धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि हम लोग वहां समान हो जाएंगे, तो ये भी समझ में आ गया। अब जैसे ही लोग सब सुनते हैं लोक नियोजन में समानता, कहते हैं सर ये वाला समानता तो हमको नहीं दी गई, ये कौन सी समानता है? मिली है आपको, अभी देखते हैं, लिख लेते हैं फिर समझते चलते हैं। लोक नियोजन में समानता बहुत ही बेहतरीन चीज है और बहुत ही सिंपल सी बात है। लोक नियोजन मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकालती है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रूप से अधिकार है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी योग्यता साबित करें और अपनी अपनी नौकरी ले लें। मतलब लोक नियोजन में समानता क्या हुआ कि सबको बराबर मौके दिए गए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, कि आप सब लोग अपने अपने टैलेंट को प्रूव करिए और नौकरी ले लीजिए, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 17 जो है ये बात करता है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता के अंत के बारे में, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि
एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले क्या होता था हमारे समाज में कि जो छोटी जाति के लोग होते थे, हम लोग उनको समाज से बहिष्कृत कर देते थे, उनको कोई छूता नहीं था, बराबर बैठने का अधिकार नहीं था। तो आर्टिकल 17 के हिसाब से उसको खत्म कर दिया गया है। अगर कहीं पर भी अस्पृश्यता पाई जाती है तो उनको कानून के हिसाब से सजा दी जाती है। तो अस्पृश्यता का अंत हो गया। आर्टिकल 18 की भी बात कर लेते हैं तो आपका जो समानता का अधिकार है वो यही पूरा हो जाएगा। आर्टिकल 18 क्या बात करता है? आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 के अनुसार उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अच्छा, जब अंग्रेजों की सरकार थी तो आपको याद होगा अगर, तो हम लोग लॉर्ड लगाते थे, सर लगाते थे कि नहीं? तो उपाधियों का अंत हो गया। अब हमारे यहां कोई लॉर्ड है, कोई सर है? कोई नहीं है। तो उपाधियों का अंत हो गया। उपाधियों का अंत। दो क्षेत्र ऐसे हैं, देखिए पहले जो होते थे उनको कहा जाता था सर हैं, लॉर्ड हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सब नाम सुना होगा, लॉर्ड कैनिंग, ऐसे नाम सुनते हैं ना आप लोग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब क्या हुआ कि उन उपाधियों का अंत कर दिया गया, पर फिर भी अपवाद स्वरूप दो क्षेत्र हमने छोड़ दिए, आज भी वहां पर उपाधियां दी जाती हैं। कहां पर? अगर आप सभी को 1 मिनट मेमोराइज करिए, आप बताएंगे कि कहां पे अभी भी उपाधियां दी जाती हैं। तो सही बताया आपने, अभी भी उपाधियां दी जाती हैं। तो सेना और शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, कौन होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ट्यूटर, सब बोला जाता है ना कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है, ये एचओडी हैं। तो सेना और शिक्षा दो क्षेत्र आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर हम उपाधियों से उपाधियां प्रदान की जाती हैं। देखिए सेना में, सेना की बात करते हैं तो सेना में कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, सारी पोस्टें होती है कि नहीं? सेना नायक, कितनी ढेर सारी उपाधियां दी जाती हैं वहां पे। तो सेना और शिक्षा दो क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर उपाधियों से नवाजा जाता है, जहां पर उपाधियों से नवाजा जाता है। ठीक है, तो सेना और शिक्षा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको बढ़े, हम लोग बात करेंगे इसके बाद। आर्टिकल 18 तक आपका हो गया, और आर्टिकल 18 तक ही क्या था आपका? जो समानता का अधिकार था वो था आपका आर्टिकल नंबर 18 तक। तो अब हमें बात करनी है राइट टू फ्रीडम। किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करनी है हमें, जो कि है आपका आर्टिकल नंबर 19। क्या है? आर्टिकल नंबर 19। सब लोग हेडिंग बना लीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है आपका 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है आपका राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग 19 से 22 हमें बात करना है, तो शुरू कहां से करेंगे? हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आपका जो आर्टिकल 19 है इसके कई भाग हैं, बात की गई है आर्टिकल 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F तक बात की गई है, और 19G की बात की गई है, यानी कि A से लेकर के 19G तक बात की है हमने आर्टिकल 19 में। जो आपका आर्टिकल 19 है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, 6 प्रकार, 1 मिनट, 6 प्रकार की स्वतंत्रता,
6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है आर्टिकल 19 ने, तो हमें देखना है पहले आर्टिकल 19A। 19A क्या है? 19A बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच को बोलते हैं वाक और उसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्या? अभिव्यक्ति। मतलब हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हम जो चाहें, जिसके बारे में हमारी जो राय है, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ जो राय है, हम उसको बोल सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हमें अपनी बात को, विचार को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। वाक या नहीं, वाक और अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति का हमको पूरा अधिकार दिया गया है कि अपनी बातों को हम व्यक्त कर सकते हैं। भारत में रहने का यही तो वायदा है कि कुछ भी बोलिए, इसीलिए हमारी जबान लंबी हो गई है। बहुत बात बोलने के बाद भी आप लोग सीधा यही कहते हैं, क्या कहते हैं? चमड़ी की जुबान थी फिसल गई। कहीं और होते तो जुबान कट जाती, लेकिन अब भाई इंडिया में है, कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, क्योंकि यहां पर आपको आजादी है, बोलने की, अभिव्यक्ति करने की आजादी है। चलिए, ये हो गया आपका 19A। अब बात करते हैं 19B की। 19B की हमें बात करनी है। हमें बिना हथियार के जुलूस निकालने की, विरोध करने की आजादी है। बिना हथियार प्रोटेस्ट करने की आजादी है। बिना हथियार जुलूस व सभा निकालने की आजादी। वह सभा निकालने की स्वतंत्रता है हमें। बिना हथियार जुलूस व सभा निकालने की स्वतंत्रता है हमें। फिर हमें बात करनी है 19C की। 19 का C किस बारे में बात करता है? 19 का C, तो 19 का C जो है आपका, ये बात करता है संघ या संगठन बनाने की। मतलब हमें किसी चीज के लिए कोई वेलफेयर चाहिए हमको। जैसे मान लीजिए हमारा हिंदू धर्म है और ये बहुत पीछे होता जा रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा धर्म मजबूत हो। क्या चाहते हैं? कि हमारा धर्म मजबूत हो, हम इसका प्रचार प्रसार करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी कनेक्टिविटी पहुंचाएं। या हम चाहते हैं कि हमारी कोचिंग जो है ये बहुत और आगे बढ़ाना है, हमें बहुत आगे तक ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? लोगों का एक संगठन बनाना है। तो उसकी पूरी आजादी है हमें। क्या आजादी है? हमें संघ या संगठन बनाने की आजादी है। संघ या संगठन बनाने की आजादी है हमें। संघ या संगठन बनाने की आजादी है 19C से। 19D, 19D के अनुसार क्या कहता है? 19D के अनुसार भारत में आवागमन की आजादी। मतलब हम यूपी में हैं इस टाइम, अगले टाइम सुबह कहिए बिहार में मिले आपको, उसके पहले, उसके बाद शाम को उत्तराखंड में। तो हम अपने देश के अंदर कहीं भी आने जाने के लिए किसी की कोई परमिशन, कोई कागजात नहीं चाहिए कि वीजा बनवाएंगे तभी जाएंगे। कहीं और जाना होता है तो क्या होता है? वीजा बनवाना पड़ता है। लेकिन भारत में हमें आवागमन की आजादी है कि हम एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश, मतलब एक भूमि का वो टुकड़ा जो भारत देश के अंदर में आता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये हो गया आपका 19D की, हमें भारत में आवागमन की आजादी है। अब बात करते हैं हम लोग 19E की। क्या कहता है 19E? तो जो आपका 19E है,
ये बात करता है निवास की, कि हम भारत में रहकर कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, हमें भारत में कहीं पर भी निवास करने की पूरी छूट है। निवास की आजादी मतलब इस टाइम कहिए यहां वाला घर बेच के और गुजरात चले, मोदी जी के यहां घर खरीद लें तो कोई रोक नहीं सकता है, हमें भारत के अंदर कहीं पर भी निवास की आजादी है। आपका जो आर्टिकल 19F है, जो कि अब नहीं रहा, दुर्भाग्यपूर्णवश हमारे यहां जो भी भूमि का टुकड़ा है वो भारत सरकार का है। पहले हमारी आपकी अपनी जमीन होती थी, अब आपकी एक, लोग कहते हैं ना कि हमारे पास 20 बीघा है जमीन, 25 बीघा है, 100 बीघा है, 100 एकड़ जमीन है, अब उनके पास एक भी बीघे जमीन नहीं है, क्योंकि जो भी जमीन आपने ले रखी है वो भारत सरकार की ले रखी है और भारत सरकार ने आपको उसको रेंट पे दे रखा है। तो क्या कहेंगे कि अब राइट टू प्रॉपर्टी था, ये क्या था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण अब आपके पास एक भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। 19F को खत्म कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी था, क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, याद रखिएगा था, अब खत्म हो गया। इसी तरह से पहले आपके जो मूल अधिकार थे बेसिकली जो वो 7 हुआ करते थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के बाद अब आपके पास सिर्फ 6 मूल अधिकार बचते हैं। तो ये हो गया आपका 19F। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 ABCDEFG, लास्ट बचता है आपका 19G। 19G की बात कर लेते हैं। तो ये व्यवसाय का अधिकार देता है कि हम सब लोग अपना व्यापार, अपना जो ऑक्यूपेशन है, मतलब हमें कौन सा कार्य करना है, हमें कौन सा कार्य करना है, हम जूता सिलना चाहते हैं या हम मास्टर साहब बनना चाहते हैं या हम IAS अधिकारी बनना चाहते हैं या हम नेता नगरी करना चाहते हैं, हमें इस चीज को, अपने व्यवसाय को चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा व्यवसाय अब कोई डिसाइड नहीं करता है, हमें अपना व्यवसाय चुनने की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। तो राइट टू ऑक्यूपेशन है ये आपका, राइट टू ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की आजादी, व्यवसाय की स्वतंत्रता है हमें, राइट टू ऑक्यूपेशन, व्यवसाय चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। तो ABCDEFG ये रहे आपके पहले वाले 7 मूल अधिकार, जो कि सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकार के अंडर में आते हैं। याद रखिएगा ये भी, ये सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 19 पूरा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। देखिए हमारे यहां जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी के अंतर्गत हमारे यहां RTI 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 जोड़ा गया। हमारे यहां मीडिया को स्वतंत्रता है कि मीडिया जहां भी चाहे वहां घुस सकती है, मीडिया के ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, मीडिया पूरी स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मीडिया को स्वतंत्रता है। RTI 2005 के तहत ऐड किया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे देश में इंटरनेट उपयोग करने की भी स्वतंत्रता है, तो ये भी आपके 19 आर्टिकल में ही आता है कि इंटरनेट उपयोग करने की स्वतंत्रता है। मीडिया को हमारे यहां चतुर्थ स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया को चतुर्थ स्तंभ भी कहते हैं। अच्छा, अगर कभी भी जो आपका मैंने अभी बताया था, जब भाग 3 फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि ये आपातकाल के दौरान निलंबनीय होते हैं। तो आपका जो आर्टिकल 19 है, ये आपातकाल के दौरान पूरी तरह से निलंबनीय होता है, जबकि आर्टिकल 20 और 21 निलंबनीय नहीं होता है। चलिए इसको हटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 20 की और आर्टिकल 21 की। देखिए आर्टिकल 20 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 20, 19 हो गया, जी तक पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल 20, जो आपका आर्टिकल 20 है,
तो ये दो सिद्धि के संरक्षण के संबंध में बात करता है कि अगर हमें मान लीजिए हमने कोई क्राइम किया है फिर भी हमको हमारा संविधान संरक्षण देता है, तो क्या है ये अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो कुल 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 20 में। कितने प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं? तो कुल 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। देखिए 20A, 20B और 20C। बात कर लेते हैं आर्टिकल 20A की। क्या बात करते हैं हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 20A की। क्या कहता है आपका 20A कि जो अगर आपने जब अपराध किया, मान लीजिए आज की डेट में हमने अपराध किया, चोरी की और सजा है 3 साल। अब कल को कानून में कोई बदलाव होता है, एक लहर उमड़ती है समाज में कि अरे इसने तो चोरी कर ली और इसको सजा इतनी कम है, और सरकार क्या करती है कि एक नया कानून पारित करती है कि अब जो चोरी करेगा उसको उम्र कैद की सजा होगी। क्या होगा? उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन चोरी मैंने आज की है, तो यानी कि हमने भाई चोरी की होगी तो दिमाग लगाया होगा कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होगी, 3 साल बाद फिर बाहर फिर चोरी करेंगे, फिर 3 साल तो सुकून से खाएंगे। अब आपने कर दिया भैया उम्र कैद की सजा। अब तो हम तो चोरी आज किए थे, आज का कानून सोच के किए थे, तो दिक्कत तो हो जाएगी ना। तो हमारी सरकार ने इसका एक तोड़ बनाया, हमारे संविधान में इसका एक तोड़ है कि हम जिस तारीख को जिस तिथि को चोरी करेंगे उस समय जो कानून होगा हमें सजा उसी के अनुसार मिलेगी, ना कि आने वाला फ्यूचर में कोई कानून बन जाता है तो उसके अनुसार हमें सजा नहीं मिलेगी। हमें सजा मिलेगी आज के कानून के हिसाब से जिस तिथि को हमने चोरी की है। तो क्या कहता है आर्टिकल 20A कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा, उसी के अनुरूप या उसी के अनुसार सजा, ना कि पहले और बाद में बनने वाले, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के अनुरूप। तो पहला संरक्षण ये हो गया, हमें पता चले पहले फांसी थी और अब 5 साल की सजा है, हमको दे दिए फांसी उठा के। ना, ऐसा नहीं होगा। आज के हिसाब से तो भैया कोई भी गलत काम करना हो तो पहले कानून पढ़ लीजिएगा कि इस वक्त सजा क्या है, क्योंकि आपको सजा उसी के अनुसार मिलने वाली है, ना कि बाद में बनने वाले कानून और पहले बनने वाले कानून के अनुसार। 20B क्या कहता है? 20B 20B क्या कहता है कि किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। पता चला हमको पहले आपने कहा आपको 5 साल की सजा, हम 5 साल भैया सुकून से जेल में रह के अच्छे व्यवहार अच्छे कंडक्ट के साथ सजा पार। अब कहें नहीं, जैसे आपने कहा नहीं मजा नहीं आया 5 साल में, तुम तो बहुत सुकून से रह के चले आए हो, फिर 5 साल तुम जाओ ना, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी किसी भी गलती के लिए किसी भी अपराध के लिए हमें सजा सिर्फ एक बार दी जाएगी, ये भी एक कानून है। किसी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी, एक बार
किसी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। आर्टिकल 20C के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20C क्या कहता है, इसको जान लेते हैं। अगर क्या करते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए मैंने चोरी की, अब पुलिस वाले लेके गए, उठाए हमको शक के आधार पर और हमको दे लाठी लाल कर दिया, तो इसका अधिकार नहीं है पुलिस के पास। हमको कोई स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वो हमारी अपनी इच्छा है कि हम अपना जुर्म कबूल करते हैं या नहीं। पुलिस का काम क्या है कि हमको उठा के कस्टडी में डालते। पुलिस को आप कहते हैं कि भाई हमारा जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी हमको पुलिस उठा ले गई। पुलिस इसलिए आपको सिर्फ उठा लेती है कि जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, कहीं आप उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि आप क्या करते हैं, जब भी कोई क्राइम होता है तो जो सबूत होते हैं उनको मिटाने की लोग कोशिश करते हैं। तो हम पुलिस सिर्फ इसलिए उठाती है, शक के आधार पर उठाती है कि भाई आप अंदर से 4 दिन आपको खाना मिलता है, रहना मिलता है, सोना मिलता है, कोई कष्ट होता है। अब वो मार देती है पुलिस कभी कभी, उसकी बात ना करिए, ठीक है। तो होता क्या है कि सिर्फ इसलिए आपको पुलिस उठाती है कि आप जो सबूत और गवाह है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। तो क्या कहता है बीसी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दिख ही नहीं रहा है, चलिए फिर से लिख देते हैं, पेन चेंज कर देते हैं। जो नहीं दिख रहा है फिर से लिख दे रहे हैं, बाध्य नहीं किया जाएगा। अब तो दिख रहा है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए सॉरी, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये रहा आपका भाग 3 संविधान के। हमने आर्टिकल 20 तक पढ़ लिया है, 35 तक पढ़ना है। चलिए एक आध आर्टिकल और देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। आर्टिकल 20 हो गया, अब आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21 थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। आर्टिकल 21 बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बात करती है कि हम जीवन जीने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्या है? जीवन जीने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। जीवन से किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, जीवन जीने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहिए, फिर हम लोग आर्टिकल 22 से नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।